नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह ऑपरेशन भारत की सैन्य ताकत और आतंकवाद के खिलाफ उसकी अटल नीति का प्रमाण है। पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत परमाणु ब्लैकमेल को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जो जवाब दिया वो मजबूत, निर्णायक और सटीक था। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और पाकिस्तान की किसी भी लापरवाही का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने ऐसा तालमेल दिखाया है कि पाकिस्तान भीतर तक हिल गया। संदेश साफ है, भारत अब तक सिर्फ हमलों का जवाब नहीं देगा बल्कि आतंकवाद के प्रायोजकों और मास्टरमाइंडों को भी निशाने पर लेगा। आगे देखिए। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। और आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे यह भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने
दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। भुवनेश्वर में आज संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह सम्मान समारोह उस केंद्रित प्रयास का समापन है जिसका उद्देश्य राज्य के आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में विकासात्मक संकेतों में संतृप्ति हासिल करना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ीसा में कई आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किए गए हैं। उन्होंने उन जिलों कलेक्टरों को सम्मानित किया जिनके अथक प्रयासों से उनके क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और बुनियादी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में संतुलित प्रगति दिखाई गई। सुनिए। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह आज हमारा भुवनेश्वर में शुभारंभ हुआ था। आज कार्यक्रम रहा। इसी आधार पर जैसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2018 में जो अंचल पिछड़ा है, दुर्गम अंचल है, वहाँ सामाजिक अर्थनैतिक से बहुत पिछड़ा है, उसी जिला को फोकस करते हुए आकांक्षी जिला घोषणा किए थे। और धीरे धीरे जैसे उसी जिला को फोकस करने के बाद उसी जिला जैसे धीरे धीरे उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा और सफल रहने के बाद 2023 में आकांक्षी ब्लॉक के नाते हमारा उड़ीसा का 29 जिला ब्लॉक को घोषणा भी किए थे और कार्यक्रम शुरू किए थे। और 2024 में उसी ब्लॉक का भी फोकस करते हुए धीरे धीरे अच्छा डेवलपमेंट काम अभी शुरू हो गया। और कुछ दिन पहले हमने मांग किए थे कि और कुछ जिले का जो ब्लॉक है, बैकवर्ड ब्लॉक है, उसको भी थोड़ा इसी को इंक्लूड करना है। इसी में से केंदुझर जिला और मयूरभंज जिला को भी, केंदुझर जिला का 5 ब्लॉक और मयूरभंज जिला का 6 ब्लॉक को इंक्लूड किए हैं। वो इसी आधार पर 40 ब्लॉक हुआ और 16 डिस्ट्रिक्ट में से वो काम अभी चालू हो गया। निश्चित रूप से जो उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आगे बढ़े, इसके आधार पर अच्छा ढंग से वो काम को किया जा रहा है। और केंद्र सरकार की इंचार्ज ऑफिसर उसी जिला में है, नियुक्ति उनको दिया गया है। तो उड़ीसा तरफ से भी हम फोकस कर रहे हैं। हमारा जो प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस जो डिपार्टमेंट है, हमारा डेवलपमेंट कमिश्नर हमारा उसी डिपार्टमेंट तरफ से हम उसको देखते हैं। और पंचायत राज और हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट है उसमें का जो कमिश्नर कम जो सेक्रेटरी है उसको वो नोडल अफसर के नाते उनको अपॉइंटमेंट दिया गया। इसी आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कैसे हर योजना को, हर स्कीम को वहाँ फोकस किया जाए। और कुछ जिले में तो हमारा स्वतंत्रता कुछ ज़्यादा फंड्स भी है, जैसे DMF है, ओम्बारसी है और WODC है। उनके साथ साथ हमारा CSR फंड है और कांपा फंड है। सेतु नाम पर मालकानगिरी में एक स्कीम है और केबी के कोरापुट, बलांगीर, अनडिवाइडेड कोरापुट, अनडिवाइडेड बलांगीर, अनडिवाइडेड कलाहांडी, उसको भी फोकस करने के लिए हमने 100 करोड़ से ज़्यादा हमारा बजट में रखते हुए उसी जिला को फोकस करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हमने फाइनेंस भी दिए। इसी आधार पर हर जिला में जो आकांक्षी जिला है और जो आकांक्षी ब्लॉक है उसके ऊपर फोकस करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन करा रहे हैं। जैसे हमने उसको 3C बोलते हैं। वो जो 3C है, इसमें से पहला जो C है वो कन्वर्जेंस, कैसे अच्छा कन्वर्जेंस उसी जिला और ब्लॉक और ऑफिसरों के साथ हो जाए और उनके बाद जो कोलाबोरेशन कैसे अच्छा रखा जाए और कोलाबोरेशन से वो काम को किया जाए। और है C जो कंपटीशन, एक ब्लॉक जो आकांक्षी जिला ब्लॉक दूसरे जो ब्लॉक है
जो आकांक्षी नहीं है, मतलब वो थोड़ा आगे से कोई डेवलप हो सकता है, उनके साथ कॉम्पीट करते हुए वो कैसे आगे बढ़ेगा। इसी आधार पर कंपटीशन के नाते हमने ले रहे हैं। इसी आधार पर आज जो ब्लॉक अच्छा काम किया उनको हम सम्मानित किया और पुरस्कृत भी किए, और उनके साथ साथ आकांक्षी जो जिला जो भी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं देश भर में 10 जिला का 10 जिला ही हमारा अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए केंद्र में उनको सम्मान किया गया, और गोल्ड, ब्रॉन्ज में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज इसी आधार पर उसी जिला को भी सिलेक्ट किया गया, और हमको हमारा उड़ीसा को ज्यादा फोकस में रखते हुए बहुत सम्मान भी मिला। निश्चित रूप से उड़ीसा इसी क्षेत्र में बहुत आगे उनका काम के साथ उसी जिला को ज्यादा फोकस भी किया जा रहा है और उनको पुरस्कार भी किया गया। इसी रूप से आज का जो समारोह था इसी आधार पर हमने उनको फिर अगले दिन में कैसे चैलेंज के साथ संकल्प लेते हुए और आगे बढ़ते हुए काम करने के लिए, जो भी आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई स्कीम से क्या काम किया जा सकता है, कोई ब्रिज हो, कोई रास्ता हो, या उनको सोशियो इकोनॉमिक के बारे में जैसे उनका जीवन जीविका हो, और एसएचजी ग्रुप का हो, उनका लोकल प्रोडक्ट हो, उनका लोकल प्रोडक्ट को हमने वोकल फॉर लोकल के आधार पर कैसे उनका आगे मार्केटिंग होगा, उनका प्रोडक्ट को एक ब्रांडिंग होगा, इसी आधार पर हमने एक आकांक्षा ब्रांड, इसी आधार पर लोकल प्रोडक्ट को हमने एक आकांक्षा हाट अभियान का आज शुरू किया। इसी आधार पर लोकल हाट होगा, वहां उनका ब्रांडिंग किया जाएगा, बाद में राज्य स्तर पर और बाद में जातीय स्तर पर उनका ब्रांडिंग करते हुए मार्केटिंग होगा, और उनका प्रोडक्ट को हमने अच्छा ढंग से मार्केटिंग कर ले, उनका ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में वो सुदृढ़ होगा, लोगों को भी पैसा मिलेगा, और वो ब्रांडिंग को हमने विश्व बाजार तक ले सकते हैं। इसी आधार पर हमने काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मेरा मन कहता है कि अगले दिन में और आगे इसी क्षेत्र का बढ़ाते हुए। इधर ग्वालियर के पुलिस ने जिले में रह रहे आसाम और पश्चिम बंगाल के लोगों को पहचान के लिए एक विशेष सत्यापन अभियान शुरू करके है। एसपी सिटी रोविन जैन ने जानकारी दी कि ग्वालियर में जो लोग असम और बंगाल से आकर रह रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है, साथ ही उनके दिए गए स्थायी पते की पुष्टि के लिए पुलिस टीमें उनके मूल राज्यों में भेजी जा रही है। उन्होंने यहाँ भी कहा कि अगर कोई गलत पता देकर अवैध रूप से ग्वालियर में रह पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह अभियान सुरक्षा व्यवस्था के तहत किया जा रहा है और सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है। ये एक जांच कर रहे हैं असम और पश्चिम बंगाल के लोग जो ग्वालियर जिले में रह रहे हैं, उस संबंध में उनके पतारशी करने हेतु कहाँ ये लोग निवासरत हैं उन्हें चिन्हित करने के लिए टीम जो है भेजी गई थी। इसमें टीम द्वारा कुछ लोगों को चिन्हित किया गया था। कुछ लोगों के आधार कार्ड पश्चिम बंगाल और असम के यहाँ मिले थे, तो उनको चिन्हित करके अभी हम इनके मूल निवास पर जो है टीम भेजकर वेरिफिकेशन करा रहे हैं कि वास्तव में ये वहाँ के निवासी हैं कि नहीं। इस संबंध में अभी कार्रवाई जारी है। टीम जो है जा रही है पश्चिम बंगाल और असम और भी जो वहाँ के सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पर टीम जाकर वहाँ वेरिफिकेशन कर रही है। टीम के जांच उपरांत इसमें आगामी जो भी तथ्य आएंगे उस अनुसार इसमें स्थिति स्पष्ट होगी। ये निर्देश है इसमें इस प्रकार के जो अवैध रूप से अगर कोई गलत पता लेकर अगर यहाँ कोई रह रहा है तो उस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं। जी कुछ लोग इसमें चिन्हित हुए हैं, तो जो उनके वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अभी कुछ पुष्टि नहीं हुई है, सही है गलत है, वेरिफिकेशन अभी जारी है। इसमें टीमें गई हुई हैं। ये टीम जब वेरीफाई करके आएंगी तभी इसमें स्थिति स्पष्ट होगी। बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना जागृति के अध्यक्ष कलाव कुंतला कविता ने मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वे 4 अगस्त से 72 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठेगी। यह हड़ताल पिछड़े वर्ग बीसी को स्थानीय निकायों और शिक्षा और रोजगार में 42% आरक्षण की मांग को लेकर की जा रही है। हैदराबाद के सोमा जीगुदा प्रेस क्लब
में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कविता ने बताया कि भूख हड़ताल 4 अगस्त सुबह 11 बजे से 7 अगस्त सुबह 11 बजे तक धरना चौक इंदिरा पार्क में चलेगी। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड फूले फ्रंट, यूपीएफ और बीसी संगठनों के साथ मिलकर तेलंगाना जागृति लंबे समय से इस मांग को उठा रही है। उनके प्रयासों के चलते सरकार ने विधानसभा और विधान परिषद में आरक्षण को लेकर 2 अलग अलग विधेयक पेश किए हैं और पारित भी किए हैं। कविता का कहना है कि जब तक आरक्षण को वास्तव में लागू नहीं किया जाता, संघर्ष जारी रहेगा। Telangana Congress government and Union Bharatiya Janata Party government both are playing hide and seek with the OBCs of Telangana. OBCs of Telangana are asking for the poll promise made by the Telangana Congress government about 42% reservation in the local body elections. Congress is saying that BJP has to do it and BJP is not responding. An ordinance has been passed by the government. It is still pending. A separate bill has been passed in the Telangana Assembly and Council. That is pending at the Honorable President's level for the assent. So either ways, both these parties are being non-committal. So to increase pressure on both BJP and Congress, I have decided to take up a 72-hour long hunger strike on August 4th, 5th and 6th in Telangana, Hyderabad. And I believe that the entire BC community, United Fule Front, Telangana Jagruti, we are all going to protest, show our protest in a very Gandhi style, and that is the decision that is made today. Hopefully, with the hunger strike, either the central government or the Congress government will come forward and fulfill the demand of 42% reservation in local bodies. Thank you. Jai Telangana. We demand that the Congress government should take out all party delegation. The Congress government is today trying to protect the Bharatiya Janata Party. The nexus between Congress and BJP once again stands exposed in this BC bill concept. We are demanding, as promised by the Honorable Chief Minister, that he will take an all-party delegation to Delhi. He has not done so far. Why is he not doing it? He has to write a letter or invite each and every political party, show that Telangana political parties are united in terms of fighting for BCs. He is not doing it. We demand that the Honorable Chief Minister of Telangana take an all-party delegation to the Honorable President. इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक बार फिर ट्रेड ट्रैफिक को लेकर चेताया है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जल्द नहीं होता तो भारतीय आयातों पर 25% तक का शुल्क लगाया जा सकता है। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कई महीनों से व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। ट्रंप प्रशासन अमेरिकी उत्पादों का भारतीय बाजार में अधिक पहुंच दिलाने के लिए दबाव बना रहा है। यह रणनीति ट्रंप की अन्य व्यापार वार्ताओं में भी देखी गई है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने माना कि यह समझौते तक पहुंचने के लिए और बातचीत की ज़रूरत है। हालांकि अब तक किसी विशिष्ट वादा और सार्वजनिक नहीं किया गया है। भारत के वाणिज्य मंत्री ने पिछले हफ्ते उम्मीद जताई है कि 1 अगस्त यानी ट्रंप द्वारा तय की गई समय सीमा से पहले समझौते हो सकता है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत इस दबाव का सामना करेगा या अमेरिकी चेतावनी पर कोई ठोस कदम उठाएगा। सुनिए। India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Is that what you're tracking, or what do you think the rate will be for India? That they are going to pay 25%. That India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Yeah, I think so. Look, they're my friends, and he's my friend. And, they ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. We did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia, So that was a great one. I think that's been pretty well finalized now, right? I don't know. I'm asking you. Did I do a good job on that one? I did a good job in about 5 different wars. You think I'll get credit for it? No. So, will I get credit for it? She'll say yes. No. Is the deal with India finalized? No, it's not. Okay. So what rate are you expecting? Well, we're going to see. We're going to see. But
India's been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. But now I'm in charge, and you just can't do that. I think the trade deals are working out very well, hopefully for everybody, but for the United States, they're very, very good. चीन के राजधानी बीजिंग में भारी बारिश और भीषण बाढ़ ने तबाही का तांडव मचा दिया है। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के अनुसार अब तक कम से कम 30 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा प्रभावित मियोन जिले से अब तक 28 मौतों की पुष्टि हुई है, जबकि यानकिंग जिले में 2 लोगों की जान गई। हालत इतने ख़राब है कि बीजिंग और तियानजिन के बाहरी इलाकों से 40,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं बीजिंग के पास के हेबेई प्रांत में भूस्खलन की घटना के हालत और गंभीर कर दिए हैं, जहां 4 लोगों की मौत और 8 लापता होने की खबर है। इसके साथ ही तूफान और बाढ़ से अब तक कुल 34 मौतें हो चुकी है। प्रधानमंत्री ली कियांग ने स्थिति को गंभीर हताहतों वाली बताया है और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए निर्देश दिया गया है। ताइसीतुन शहर से आ रही तस्वीरें तबाही की कहानी खुद बयां कर रही है। उखड़े हुए पेड़, कीचड़ से सनी सड़कें और दीवारों तक चढ़ा पानी बताते हैं कि बाढ़ कितनी भीषण थी। देखिए। The district of Miyun, northeast of Beijing, is best known for being home to part of the Great Wall of China. But on Monday, the area was left defenceless as torrential rains caused rivers to overflow and mountain soils to crumble. In the town of Taishitun, tree branches and debris were swept downstream on the River Chao, one of 3 that converge in the locality. Locals described an unprecedented sight as rain continued falling for 36 hours. There hasn't been a storm like this in a century. I'm almost 60, and I've never experienced such rainfall. This is the first time in my life. Zhuang Zhelin's building materials shop was inundated by the flooding, causing almost €5,000 in damage. The flood came rushing in. In no time at all, the place was filling up. We didn't even have time to move things. We tried to, but before we could, the water was already pouring in. It was all so quick. The flooding also caused mountain topsoil to come loose and bury buildings in landslides. Guo Shuzhen told of how her family's auto repair shop and restaurant were buried in mud. We came over to take a look because it was raining really hard. The house is right next to the mountain, so we were worried, and by the time we got here, the landslide had already crashed into the house. I saw that the water had nowhere to go. More than 4,400 people in Miyun were rehoused as a result of the floods. The flooding also hit regions further east, such as Hebei province and Shandong and Jilin provinces on the Yellow Sea coast. President Xi Jinping has urged all-out efforts on the part. फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हॉर्न भारत के साथ।